मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अरशद। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हाजिर हूँ। तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका ये रोमांटिक सीजन के फेमस जो रोमांटिक सीजन है वर्ड्सवर्थ, पीवी शेले एंड विलियम ब्लेक। तो वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। 1798 से 1830 तक ये माना जाता है, जब तक कि 1830 में क्वीन विक्टोरिया आकर इंग्लैंड की गद्दी पर नहीं बैठ गई, तब तक ये पीरियड माना जाता है। लेकिन ये ऐसी ग्रेट एज थी कि इसका इन्फ्लुएंस विक्टोरियंस पर भी था, यानी कि विक्टोरियन एज जो आई थी उस पर भी ये इन्फ्लुएंस था इस रोमांटिक एज का। तो इस पीरियड को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस पीरियड से पहले जो एज थी उसको कहा जाता है एनलाइटनमेंट की एज। एनलाइटनमेंट जो एज थी उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन था रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म सिर्फ राइटिंग में नहीं आया था, और भी आर्ट्स में आया था, जैसे कि पेंटिंग। रोमांटिक पोएट्स ये मानते थे कि एनलाइटनमेंट की एज की वजह से इंसान बड़ा बेपरवाह हो गया है, तो उसे आर्ट और लिटरेचर की तरफ वापस ले जाना पड़ेगा। टाइम पर 3 सबसे बड़े जरूरी हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन हुए थे। सबसे पहले तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसका रोमांटिसिज्म पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और तीसरा अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिका आजाद हो गया था इस वक्त, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है इंग्लैंड में हुआ था। आपको बता दूं कि इस टाइम के बहुत जरूरी पोएट थे। सबसे पहले प्री रोमांटिक्स में थॉमस ग्रे और विलियम ब्लेक। इनके अलावा रॉबर्ट साउदी, एस्ट्री कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ। ये फर्स्ट जनरेशन थी रोमांटिक पोएट्स की। इसके बाद में सेकंड जनरेशन में कीट्स, पीबी शेले और लॉर्ड बैरन। इन सब पोएट्स में ये जो फर्स्ट जनरेशन में पोएट थे बड़े बड़े, रॉबर्ट साउदी, एस्ट्री कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ, इन तीनों को लेक पोएट्स कहा जाता है, क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट्स में रहते थे। इनके अलावा कुछ प्रोज राइटर्स भी थे इस टाइम पर, विलियम हैजलिट, ली हंट और चार्ल्स लैम्ब। दोस्तों, ये ली हंट जो थे, इन्होंने कीट्स को सबसे पहले प्रभावित किया था। कीट्स को सबसे पहले प्रभावित करने वाले बंदे थे ली हंट। और चार्ल्स लैम्ब की अगर मैं बात करूं तो चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। और इसी टाइम पर नॉवेल्स में 2 बड़े नाम थे, जेन ऑस्टन और वाल्टर स्कॉट। वाल्टर स्कॉट तो हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखते थे और जेन ऑस्टन डे टू डे लाइफ नॉवेल लिखती थी। ये सब तो हो गया रोमांटिक मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताऊं कि रोमांटिक मूवमेंट जो था ये अपने पीक पर था 1800 से लेकर 1850 तक, यानी कि विक्टोरियन एज में भी इसका प्रभाव देखा गया। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि विक्टोरियंस के अलावा इसने इन्फ्लुएंस किया था अमेरिकन को और इंडियंस को। अमेरिकन और इंडियन ऑथर जो थे उनको भी रोमांटिक्स ने प्रभावित किया था। रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है जब वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज 1795 में मिले। 1797 में इन्होंने प्लान बनाया लिरिकल बैलेड्स जैसा कुछ लिखने का, और 1798 में इन्होंने अपनी लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया। उस वक्त विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डॉरथी के साथ में रेज डाउन नाम की जगह पर रह रहे थे, और 1798 में इनकी लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ। उसमें दोस्तों कॉलरिज की सिर्फ 4 पोएम्स थी, बाकी की 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ की थी। लेकिन फिर भी इस फर्स्ट एडिशन का, फर्स्ट वॉल्यूम का स्टार था एस्ट्री कॉलरिज। एस्ट्री कॉलरिज की जो ये 4 पोएम्स थी, इसमें जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर थी, इसने एस्ट्री कॉलरिज को फर्स्ट वॉल्यूम का स्टार बना दिया। जहां तक बात की जाए वर्ड्सवर्थ की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों की लाइफ का ये सबसे बड़ा वर्क था। ऐसा नहीं था कि वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड से पहले कुछ लिखा नहीं था वर्ड्सवर्थ ने, बल्कि लिखना तो 1793 से ही शुरू कर दिया था। 1793 में वर्ड्सवर्थ ने अपने कलेक्शन एंड इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस पब्लिश करवाए थे। लेकिन इन दोनों की ही लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा था लिरिकल बैलेड्स। ये जब पहला वॉल्यूम पब्लिश हुआ, उसके बाद में 1800 में इसका दूसरा वॉल्यूम पब्लिश हुआ। उस वक्त उस दूसरे वॉल्यूम का प्रीफेस वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, और उसी दूसरे एडिशन के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ की वो फेमस लाइन है, ऑल गुड पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। और इसके अलावा वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स के अंदर 4 एसेंशियल प्रिंसिपल्स बताए हैं एक पोएट के लिए। सबसे पहले थीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, दूसरा पॉइंट है एक्सप्रेस्ड इन द डे टू डे लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी मैन, तीसरा पॉइंट है कलर्ड बाय इमेजिनेशन, और फोर्थ पॉइंट है थ्रू एंड इन देम द यूनिवर्सल एंड प्राइमरी
लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बी ब्रॉट आउट। ये 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं वर्ड्सवर्थ ने एक पोएट्री के लिए। इसके बाद मैं आपको कॉलरिज के बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि रोमांटिसिज्म सिर्फ पोएट्स के लिए नहीं था, पेंटर्स के लिए भी आया था। तो इसलिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि विलियम ब्लेक जो थे, ये विलियम ब्लेक सिर्फ पोएट नहीं थे बल्कि एक पेंटर भी थे। ये रोमांटिक एज के अंदर एक ग्रेट पोएट और पेंटर थे। इनके कंटेम्प्रेरीज जो थे, इनके साथ के, वो इनको पागल समझते थे इनके नजरिए को लेकर, जो कुछ भी ये लिखते थे। लेकिन क्रिटिक्स को बाद में पता चला कि ये कितने जीनियस और क्रिएटिव आदमी थे। इनको प्री रोमांटिक पोएट बोला जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बात की जाए कॉलरिज की, तो कॉलरिज के बारे में मैं आपको बताऊं कि कॉलरिज बड़े इमेजिनेटिव आदमी थे। उन्होंने अपनी इमेजिनेशंस के बारे में अपने क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये इनका क्रिटिसिज्म है दोस्तों, उसमें बताया है अपनी इमेजिनेशंस के बारे में। ये वर्क जो था कॉलरिज का 1817 में पब्लिश हुआ था और इसके अंदर कॉलरिज ने फैंटेसी और इमेजिनेशन को अलग अलग बताया है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको मैं कॉलरिज के बारे में कि कॉलरिज ने सिर्फ वर्ड्सवर्थ के साथ कोलैबोरेशन नहीं किया, बल्कि चार्ल्स लैम्ब, रॉबर्ट साउदी के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। जब ये अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे तब सबसे पहले ये मिले थे चार्ल्स लैम्ब से, फिर रॉबर्ट साउदी से। मैं आपको बता दूं इन्होंने एक क्रिटिकल वर्क विलियम शेक्सपियर पर भी लिखा है। कॉलरिज ने दोस्तों अपने आने वाली बहुत सी जनरेशन्स को इन्फ्लुएंस किया है। मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा नाम है इसमें रैल्फ वाल्डो एमर्सन का। रैल्फ वाल्डो एमर्सन इनसे बहुत प्रभावित हुए थे। और दोस्तों ट्रांसेंडेंटलिज्म जो अमेरिका में आया था, तो उस पर भी कॉलरिज का बहुत प्रभाव था। बात करूं पर्सनल लाइफ की, तो कॉलरिज फिजिकली बहुत ही अनहेल्दी थे। इनको बचपन से बहुत सी बीमारियां थी और उसी के चलते इनको अफीम लेने की जरूरत पड़ी और जिससे ये अफीम के एडिक्टेड हो गए। चार्ल्स लैम्ब से कॉलरिज की दोस्ती हुई थी क्रिस्ट हॉस्पिटल नाम के एक स्कूल में। फिर कॉलेज में आते आते इनकी मुलाकात हुई रॉबर्ट साउदी से। उसके बाद 1795 में वर्ड्सवर्थ से इनकी मुलाकात हुई। कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो इतने फेमस हुए थे, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ एस टी कॉलरिज का भी था। एस टी कॉलरिज के 3 सबसे बड़े फेमस वर्क्स हैं, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, दूसरा क्रिस्टबल और तीसरा कुबला खान। ये 3 सबसे फेमस वर्क्स हैं एस टी कॉलरिज के। और कुछ फेमस पोएम्स हैं, फ्रॉस्ट ऑफ मिडनाइट टू विलियम वर्ड्सवर्थ, डिजेक्शन एंड ओड, द नाइटिंगेल और पीरियड्स इन सॉलिट्यूड। और मैंने आपको बताया था कि ये क्रिटिक भी थे, तो क्रिटिसिज्म में इनका सबसे फेमस वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये वर्क जो है, इसके अंदर कॉलरिज के जो लिटरेचर को लेकर थॉट्स और ओपिनियन थे, उसके बारे में कॉलरिज ने बताया है। और दोस्तों इसी को लेकर टी.एस. एलियट ने कॉलरिज के लिए कहा है कि ये ग्रेटेस्ट इंग्लिश क्रिटिक थे। इन्होंने नेचुरल एबिलिटीज को दिखाया और ये अपने कंटेम्प्रेरीज से बहुत ग्रेट थे, ऐसा कहते थे टी.एस. एलियट इनके लिए। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ पी.बी. शैले की। पी.बी. शैले दोस्तों सेकंड जनरेशन के रोमांटिक्स में से एक ग्रेट पोएट थे, जिन्होंने ड्रामा, ऐसे और नोवेल्स भी लिखी हैं। इन्होंने पढ़ाई की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, लेकिन वहां से इनको भड़काऊ लिखने की वजह से निकाल दिया गया। इनके फेमस वर्क थे ओzymandias, ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, द क्लाउड और एडोनाइस। वैसे तो बहुत सारे वर्क्स हैं पी.बी. शैले के। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, शैले के वर्क्स को पब्लिशर्स ने छापने से मना कर दिया था। तो उस टाइम अंडरग्राउंड ही इनकी पोएट्रीज को पढ़ा जाता था और शैले पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ था। इसकी थ्योरीज ने कार्ल मार्क्स को भी इन्फ्लुएंस किया है दोस्तों। एक आसमान में ध्रुव तारा होता है जो दिन में भी चमकता है, तो आने वाली 3-4 जनरेशन्स के लिए शैले एक ध्रुव तारा बन गया था। आने वाली जनरेशन मतलब रॉबर्ट ब्राउनिंग, डी.जी. रॉस्टी, ऑस्कर वाइल्ड, थॉमस हार्डी, जी.बी. शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, यीट्स, ये सारे शैले से बड़े प्रभावित थे दोस्तों। पॉलिटिक्स की तरफ शैले का इतना इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि शैले के फादर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और उस वक्त साइंस में भी शैले का बड़ा इंटरेस्ट था। शैले ऑक्सफोर्ड गए पढ़ने, वहां कुछ वर्क्स को पब्लिश किया, लेकिन 1811 में 1811 में उस वक्त एक पैम्पलेट इसने पब्लिश करवा दिया था जिसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, मतलब नास्तिकतावाद की जरूरत। किसी बेनाम नाम से पब्लिश करवाया था। तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने शैले को ऑक्सफोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया।
शैले ने मना भी किया कि मैंने ये सब नहीं लिखा, लेकिन उसको बाहर कर दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। शैले के साथ साथ थॉमस जेफरसन को भी बाहर कर दिया गया था। उसके 4 महीने बाद 19 साल की उम्र में शैले ने हैरियट नाम की एक 16 साल की लड़की से भागकर शादी कर ली, जो शैले की बहनों के साथ में पढ़ती थी। लेकिन शैले के फादर ने उन दोनों की शक्ल देखने से मना कर दिया। शैले ने उससे भागकर शादी इसलिए की क्योंकि शैले को वो मरने की धमकी दे रही थी, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। इसके बाद शैले अपनी मैरिड लाइफ से बड़े अनहैप्पी रहे और उन्होंने अपनी वाइफ को दोष दिया कि तुमने मुझसे मेरे पैसे के लिए मुझसे भागकर शादी की। उस टाइम तक दोस्तों इनकी एक बेबी डॉटर हो चुकी थी, लेकिन शैले अब अपने घर से बाहर टाइम ज्यादा गुजारने लगे थे। उस वक्त हैरियट अपनी बहन एलाइजा के साथ में वापस अपने पेरेंट्स के घर चली गई। उस वक्त मैं आपको बताऊं दोस्तों, शैले विलियम गॉडविन के संपर्क में आ गए, जो खुद भी एक ऑथर थे। उनकी बेटी थी मैरी गॉडविन, जो बड़ी ब्रिलियंट लड़की थी। तो शैले उसको देखते ही पागलों की तरह उससे प्यार में पड़ गया और शैले यहाँ पर मैरी को धमकी देने लगा कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो मैरी नहीं मानी। ऐसे में इसने अपनी वाइफ हैरियट को छोड़ा और उसके बाद में दोस्तों मैरी के साथ ये स्विट्जरलैंड भाग गया। शैले, मैरी की एक सिस्टर, ये तीनों जने स्विट्जरलैंड भाग गए थे, लेकिन कुछ टाइम में ये वापस आ गए। उस वक्त विलियम गॉडविन इन पर बहुत गुस्सा थे। इस टाइम पर दोस्तों शैले ने अपना पहला मेजर वर्क लिखा था, जिसका नाम था अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। उस टाइम पर तो ये इतना पहचाना नहीं पब्लिक ने इसको वर्क को, लेकिन बाद में ये माना गया कि शैले का सबसे मेजर वर्क था ये अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। और ये वो टाइम था दोस्तों जब शैले वर्ड्सवर्थ की पोएट्री से बड़ा डीपली इन्फ्लुएंस हुए थे। 1816 में दोस्तों फिर एक बार शैले अपनी वाइफ मैरी के साथ में स्विट्जरलैंड गए। उस वक्त इनके साथ में बैरन भी थे, लॉर्ड बैरन, और ये वहां पर लेक जिनेवा में रहे थे। और इंग्लैंड वापस आने के बाद में शैले की जो फर्स्ट वाइफ थी उसने सुसाइड कर ली थी, शायद सुसाइड कर ली थी, वो डूब के मर गई थी। और उस वक्त उसकी सुसाइड के बाद में शैले ने मैरी से शादी कर ली। इसके बाद शैले रहने लगा अपनी वाइफ मैरी शैले के साथ में, और इसके बाद शैले की मुलाकात हुई जॉन कीट्स से। फिर इसके बाद शैले का इटली जाना हुआ और 8 जुलाई 1922 को डूबने की वजह से शैले की डेथ हो गई। दोस्तों एक अनोखी बात ये थी कि शैले जिस नाव में बैठकर आ रहा था उस नाव का नाम था डॉन जुआन, और शैले की वाइफ मैरी शैले ने अपने नोट ऑफ पोएम्स 1822 में ये डिक्लेयर किया है कि जिस बोट में शैले वापस आ रहा था उसका डिजाइन और उसकी मैन्युफैक्चरिंग ढंग से नहीं की गई थी, तभी शैले की डेथ हुई। ये एक लापरवाही थी। तो शैले की डेथ को एक एक्सीडेंट माना जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो शैले को ऐसा मानते हैं कि वो बहुत डिप्रेस था, इसलिए वो खुद ही मरना चाहता था। कुछ मानते हैं कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से शैले का मर्डर हुआ था। जब शैले की बॉडी मिली तो उसके अंदर, शैले की पॉकेट के अंदर, जेब के अंदर एक छोटी सी बुक थी पोएम्स की, कीट्स की पोएम थी उसके अंदर। और एक लास्ट बात मैं आपको बताऊं कि शैले की मौत समुद्र में हुई थी। तो शेक्सपियर का एक प्ले है टेम्पेस्ट, उसकी कुछ लाइनें शैले की कब्र के ऊपर लिखी हुई है। जो लाइनें हैं, नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड बट डथ सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। शैले की कब्र पर ये लाइनें लिखवाई गई हैं और पॉइंट्स कॉर्नर एट वेस्टमिंस्टर एबे में एक मेमोरियल बनवाया गया है शैले के लिए लॉर्ड बैरन और कीट्स के साथ में। दोस्तों अब आप ये कहोगे कि मैंने कीट्स और वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी को डिस्कस क्यों नहीं किया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन पर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना